हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर, उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आपका बहुत प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हम वीडियो जो शुरू करते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, जिसको हम 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, विजिटर वीज़ा भी कहते हैं और TRV भी कहते हैं, उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, और उसके बारे में मैं आज आपको विस्तार में बताऊंगा कि जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोग मुझे से पूछते हैं कि क्या मैं अपने रिलेटिव्स या जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके फंड्स मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने बैंक बैलेंस दिखाने के लिए या अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए। तो मैं इसमें आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स का जो बैंक बैलेंस है, उनकी जो पैसे हैं बैंक में पड़े, वो अपने बैंक स्टेटमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें ये करना है कि आपको जो आपके रिलेटिव के जो पैसे हैं वो आपने अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, बैंक अकाउंट में। तो वो आपको कम से कम 6 महीने पहले ट्रांसफ़र करने होंगे। अगर हो सके तो 1 साल पहले आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, और उस फंड्स को आप यूज़ करके अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाइए और अपने बैंक स्टेटमेंट को बिल्ड करिए। और उससे आप अपना अपना एक अच्छा बैंक स्टेटमेंट बना के आप सबमिट कर सकते हैं और अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो आप अपने रिलेटिव्स का जो बैंक स्टेटमेंट है, अपने रिलेटिव्स के पास जो आपके पास पैसा है, अगर वो हेल्प करना चाहते हैं, आप उससे अपनी बैंक स्टेटमेंट इम्प्रूव करके अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें शर्त यह है कि जो वो पैसे हैं वो आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, और एक एक ही ट्रांजैक्शन में आपने ट्रांसफ़र नहीं करने, धीरे धीरे ट्रांसफ़र करने हैं। और वो कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। और बेटर है कि अगर आप 1 साल पहले ये जो प्रोसेस है स्टार्ट करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। और मतलब जो आपने अमाउंट है धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना है, एक ही बारी में सारा ट्रांसफ़र नहीं करना। अगर आप एक ही बारी में सारा ट्रांसफ़र करेंगे तो पक्का आपकी रिजेक्शन लगेगी, आपको रिफ्यूज़ल मिलेगा। और उसके बाद जो आता है सेकंड क्वेश्चन, इस में जो लोग मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं कि भी मेरा जो है एक जॉइंट अकाउंट है, अपने ब्रदर के साथ है या अपने फादर के साथ है, अपने मदर के साथ है, तो क्या मैं उसको अपनी टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में उसको दिखा सकता हूँ? तो इससे इसका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है यस, आप दिखा सकते हैं। इसकी शर्त एक ये है, इसकी भी शर्त वही है जो पहले वाले बैंक अकाउंट में मैंने बताया कि ये एक आपका पुराना बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये पुराना चलता होना चाहिए, ये नहीं कि आपने अभी खुलाया तो और उसमें आप फंड्स दिखा रहे हैं, तो वो नहीं चलेंगे। कम से कम 1 साल पुराना आप ये अपना अकाउंट होना चाहिए। अगर जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। और इसमें जो आपका जो अकाउंट है ये एक्टिव होना चाहिए, और इसमें 6-7 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप अपने वीज़ा के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसमें जो है कि क्रेडिट भी होनी चाहिए, डेबिट भी होनी चाहिए, मतलब एक हेल्दी एक अकाउंट होना चाहिए जो चल रहा हो और एक्टिव अकाउंट हो, वही आपका उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि जो भी लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, अपना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप निकलवा के लाइए, तो वो कहते हैं कि उसमें तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर है तो एक दो ट्रांजैक्शन होती हैं और मतलब एक्टिव नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हम एकदम फंड, अगर वो फिर पूछते हैं कि कितने फंड चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कि आप 6-6.5 लाख रुपए हो, 7 लाख रुपए हो, तो कहते हैं हम डलवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फंड्स की, अभी हम अरेंज कर लेंगे। हम अपने फादर को कहेंगे या मदर को कहेंगे या मेरे ब्रदर हैं उनसे मैं अभी एकदम ट्रांसफ़र करा लूँगा। तो ये काम नहीं करना आपने, एकदम से इकट्ठे फंड नहीं डालने। अगर आप एकदम से इकट्ठे फंड डाल के आप वो वाली बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे अपनी वीज़ा फाइल में, तो वो 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, चाहे आपके पास 50 लाख रुपए क्यों ना हो आपके अकाउंट में। आप चाहे 1 करोड़ क्यों ना दिखाए, तब भी 100% आपका जो है जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर आपने इकट्ठे फंड डलवाया तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए।
तो देखिए ऐसे है कि जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है वो किसी किसी के लिए काम करता है। वो हर एक के लिए नहीं है। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है जो जिनकी जैसे स्टेटमेंट है वो उनका जो बिजनेस साइकिल है जहाँ जो वो काम करते हैं वो ऐसा है कि उसमें एकदम इकट्ठे पैसे आते हैं और एकदम इकट्ठे पैसे ही पेमेंट जाती है। सिर्फ उन लोगों के केस में ये जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है ये कामयाब है, क्योंकि उसमें भी आपको जो आपने कवर लेटर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट क्यों लगाया। अगर वीज़ा ऑफिसर आपके जो आपने जो आंसर दिया है, जो आपने चीज़ एक्सप्लेन की है अपने कवर लेटर में, उससे कन्विंस होता है तो तभी वो आपको वीज़ा देगा, अदरवाइज वो वीज़ा नहीं देगा। इसलिए बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चल जाता है, पर कुछ कम ही लोगों के केस में वो चलता है। तो अगर उनकी प्रोफाइल वैसी है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो बड़ी बड़ी मशीनें सप्लाई करते हैं और जो बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनके केस में बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चल सकता है। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर वो किसी के लिए चल गया तो वो हर एक के लिए चलेगा। ये इसके लिए आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको स्पेशली कवर लेटर में इस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों मैंने बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट क्यों लगाया, तभी वो चलेगा। अदरवाइज वो आप लगा लिए कि 90% केसेस में ये नहीं चलता और ये एडवाइजेबल नहीं है। और मैं किसी को भी नहीं कहता कि आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगवाइए। आप बेटर है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करिए, बैंक स्टेटमेंट को बनाइए, थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड करिए। आप मैं जब भी कहता हूँ कि आप जब भी वीज़ा आपने लगवाना है किसी भी कंट्री या कोई भी, जैसे कनाडा है, शेंजन है, यूएसए है, तो आप कम से कम 1 साल पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। 1 साल पहले प्रिपेयर करने से क्या होता है कि आपकी बैंक बैलेंस जो है और बैंक स्टेटमेंट है वो इजीली मैनेज हो जाती है और आप अपना बैंक स्टेटमेंट इजीली बना सकते हैं 1 साल में। तो अब मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाइए। तो इसके बाद हम आते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या जो बैंक स्टेटमेंट है वो जो ऑनलाइन निकलती है वो चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो ऑनलाइन स्टेटमेंट है वो चल जाती है। आप वो निकलवा के, अगर आपका बैंक ब्रांच दूर है तो आप कहते हैं कि वहाँ से मैं नहीं ला सकता, वहाँ से सिग्नेचर नहीं ला सकता बैंक मैनेजर, तो आपकी जो है स्टेटमेंट चल जाती है। ऑनलाइन स्टेटमेंट जो निकलती है वो भी चल जाती है, तो उसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं है। बेटर है आप जाके बैंक मैनेजर के सिग्नेचर ले आइए। अगर नहीं ला सकते तो तब भी वो चल जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। और इसके बाद आते हैं कि हम 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो लोग आम पूछते हैं कि जो मेरे फंड्स हैं, जो बैंक में जो बैंक स्टेटमेंट में मेरे फंड शो करने हैं वो कितने पुराने होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि 1 महीने पुराना भी चल जाएगा, एक कोई कहता है, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो बेस्ट जो देखा गया है एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे भी एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कम से कम 6 महीने पुराने आपके फंड्स होने चाहिए। क्योंकि जो वीज़ा जो आप canada.ca पे जाएंगे उसमें वेबसाइट पे लिखा होगा कि आपको कम से कम 4 महीने की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो अगर आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी देते हैं तो उससे ये शो होता है कि आपके जो फंड्स हैं वो 6 महीने, कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। अगर 1 साल पुराने हैं, उससे ज़्यादा पुराने, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट दें आपके फंड्स कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। आप लगा लीजिए 5, 6, 7 लाख के बीच में अगर आपके पास पुराने फंड्स है तो आपका वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उसके बाद आते हैं हम 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है कि एक्चुअली क्या है कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है हर चीज़ में, क्योंकि नॉलेज पूरा नहीं होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा एजेंट्स से मिलते हैं, तो कन्फ्यूजन होना एक आम बात है। तो जो 7वां क्वेश्चन है उसमें भी ये इसी बात के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ये है कि लोग पूछते हैं कि करंट अकाउंट ज़रूरी है या सिर्फ सेविंग अकाउंट से काम चल सकता है, या दोनों अकाउंट चाहिए, या दोनों अकाउंट, या करंट अकाउंट की स्टेटमेंट चलती है या नहीं चलती, या सिर्फ सेविंग के अकाउंट की चलती है। देखिए जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखना चाहता है कि आपके पास फंड्स हैं या नहीं है।
उसकी जो मेन पर्पस है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाने का, ये है कि वो देखना चाहता है कि आपके पास, अगर आप कनाडा जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास स्पेंड करने के लिए पैसे हैं या नहीं है। उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो आपके करंट अकाउंट में पड़े हैं या सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। मेन बात है कि जो अकाउंट है वो आपका होना चाहिए और जो पैसे हैं आपके होने चाहिए। अगर आपके पास चाहे वो करंट अकाउंट में है चाहे सेविंग अकाउंट में है, वो दोनों बैंक अकाउंट आपका फंड दिखाने के लिए कारगर हैं और वो दोनों के आप फंड्स दिखा सकते हैं। देखो करंट अकाउंट है जो बिजनेस प्रोफाइल होती है जिनकी, उनके पास होता है, तो वो अपना करंट अकाउंट का स्टेटमेंट लगा सकते हैं। सेविंग अकाउंट की भी लगा सकते हैं। सेविंग अकाउंट तो ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है, तो जिसने भी अपने फंड्स दिखाने हैं वो सेविंग अकाउंट में दिखाएगा। और जो जिनकी बिजनेस प्रोफाइल है वो अपना करंट अकाउंट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप अपने फंड्स दिखा सकते हैं, आप अपना बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं और उसकी स्टेटमेंट आराम से लगा सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे, 8वें पॉइंट पे, कि जो स्टेटमेंट है वो कितनी देर की होनी चाहिए, कितने महीने की स्टेटमेंट चाहिए कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो जो हम अगर कनाडा की वेबसाइट पे जाते हैं, canada.ca, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है, उस पर हम जाके अगर हम चेक करें तो उसमें कहा गया है कि आप 4 महीने की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो इतनी ही रिक्वायर्ड है। तो इससे साफ क्लियर है कि अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हैं तो उसमें 4 महीने की स्टेटमेंट चल जाती है। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 6 महीने की लगाइए। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप 1 साल की स्टेटमेंट लगा दीजिए। उसका इंप्रेशन नेचुरली वीज़ा ऑफिसर पे उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके इसके अलावा जो यूके और शेंजन वीज़ा है, शेनेगन वीज़ा भी जिसको कहते हैं, उसके लिए 3 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो वहाँ पे भी अगर आप 1 साल की लगा देंगे, 6 महीने की लगा देंगे, तो वो सफिशेंट है, आपका जो है उससे काम चल जाएगा। तो जो वैसे जो रिक्वायर्ड है सिर्फ 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड है और कनाडा के लिए 4 मंथ्स की रिक्वायर्ड है। और इसके बाद चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में बहुत लोग, क्या होता है कि जैसे गांव के लोग होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, शहरों में प्राइवेट बैंक भी होते हैं और गवर्नमेंट के बैंक भी होते हैं। तो जो लोग गांव से आते हैं वो कहते हैं कि हमारा तो सरकारी बैंक में खाता है जी, तो क्या वो चल जाएगा। देखिए कोई भी बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे सहकारी बैंक है जिसको हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, सहकारी, वो सारे कहीं पे भी आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो चल जाएगा। बस शर्त यह है कि वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें एंट्रीज होनी चाहिए, उसमें आपके फंड्स होने चाहिए। मेन बात तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो कहीं का भी हो वो चल जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का 10th नंबर क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम बात करते हैं अभी। उसमें क्या है कि बड़े लोग हैं, वो जैसे बाहर काम कर रहे होते हैं, जैसे दुबई में काम कर रहा है कोई, सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है कोई, सिंगापुर में कर रहा है कोई, रशिया में कर रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो उनका बैंक अकाउंट भी वहीं पे होता है, तो सैलरी उसी अकाउंट में आती है। तो वो मेरे से फ़ोन पे पूछते हैं कि क्या ये दुबई का अकाउंट है जो मेरा वो चल जाएगा, या सिंगापुर का अकाउंट चल जाएगा, या सऊदी अरेबिया है, कतर है, कोई भी जगह है, रशिया है, वहाँ का अकाउंट चल जाएगा फंड्स दिखाने के लिए। तो ये भी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी आपका जो अकाउंट है, चाहे सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उसमें जो फंड्स है आप शो कर सकते हैं अपने टूरिस्ट वीज़ा की फाइल में। सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो अकाउंट आपका होना चाहिए और उसमें एंट्रीज होनी चाहिए, एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कोई एंट्रीज ही नहीं है और मतलब आप सीधा ही एक एक ही एंट्री से सारा फंड डाल के दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने इंक्रीमेंटल सेविंग के साथ अपना जो है फंड मेंटेन करना है और धीरे धीरे ऐड करना है। अगर आपने कहीं से और से भी डलवाना है तो वो धीरे धीरे डालना है। और कम से कम 6 महीने पुराने फंड्स आपके होने चाहिए, तो उससे आपका काम चल जाएगा, उससे आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप एक ही एंट्री से सारे पैसे डलवाएंगे तो आपको 100% रिजेक्शन मिलेगी। तो अगर आपने अपना वीज़ा लगवाना है और आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिले, तो आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कीजिए। और आपका बैंक अकाउंट आपने आपके प्रोफाइल के साथ मैच करना चाहिए, आपके आईटीआर के साथ मैच करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी फाइल में, तो इसके ऊपर आप वर्क करिए। और मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, आप 1 साल पहले इसके ऊपर
काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब भी आप फाइल लगाएं तो आपकी बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सीधा वहाँ से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेके अपनी फाइल में लगा सकें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, कुछ नई बातें आपको पता लगी होंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो और उनको भी कुछ नॉलेज मिले और उनकी हेल्प हो वीज़ा लेने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, कोई नई बात आपको पता लगी है, तो इसको लाइक करिए और इसके ऊपर कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बारी आए हैं और पहली बारी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जब वहाँ पे एक बेल आइकॉन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन है जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।